हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जिसमें पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। तो आज हम बात करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो अगर हम इन रिसीट पेमेंट के बारे में अच्छे से हमें पता रहेगा तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में पहले इसका मीनिंग हम जानते हैं। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की समरी है। तो कैश बुक बनाए थे 11th क्लास में, और वो डेट वाइज बनता है या ईयरली बनता है, बस डिफरेंस ये है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, क्योंकि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है। इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कैश का बैलेंस रहेगा और बैंक बैलेंस रहेगा। और ये रियल अकाउंट है, जैसा कि कैश बुक है, कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है, क्योंकि ये भी कैश बुक का ही समरी है। और डिफरेंस ये है कि कैश बुक बताया डेट वाइज बनता है और ये एनुअली बनता है। जैसे ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो कैश बुक में तो डेट वाइज एंट्री होती है, सब्सक्रिप्शन मिलता रहता है, आज मिला, आज इतना मिला, वो लिख दिया जाता है कैश बुक में। लेकिन रिसीट पेमेंट में पूरे साल में जितना मिला टोटल सब्सक्रिप्शन एक साथ दिखा दिए। ये डिफरेंस है। डोनेशन है तो कैश बुक में जिस डेट को मिला जितना उतना रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसमें पूरे साल में जितना डोनेशन मिला पूरे अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वो पूरा आ जाएगा। ये डिफरेंस है। और क्योंकि ये रियल अकाउंट है तो इसमें रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मीन्स यहाँ पे व्हाट क्या है, कैश है, पैसे हैं। अब वो कैश हार्ड कैश आए, करेंसी के रूप में आए या बैंक के थ्रू आए, तो पैसे आएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड लिखेंगे, और पैसे जाएंगे मीन्स हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पैसे आए हैं तो किसी भी सोर्स से पैसे आए इसमें रिकॉर्ड होगा। बैलेंस तो आ गया, ओपनिंग बैलेंस। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को, इसका मतलब ओपन हुआ था कब, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को कितना पैसा था, सुबह जब ऑफिस खुला तो कितना कैश था, वो हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। या कैश एट बैंक कितना था। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जितने पैसे आए, कौन कौन से सोर्सेज से पैसे आए वो लिख दिए, और पेमेंट हुआ तो किस किस आइटम के लिए पैसे पेमेंट किए गए वो इधर दिखा दिए हम। अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि इसमें रेवेन्यू नेचर के भी रिसीट होते हैं और कैपिटल नेचर के भी रिसीट होते हैं। तो और इसी तरह से पेमेंट होते हैं, तो रेवेन्यू नेचर के भी पेमेंट होते हैं, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिखाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम इसमें शो करते हैं। मीन्स पैसे गए तो जिस भी आइटम जिस काम के लिए पैसे गए वहाँ लिखेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरह कोई भी रिसीट हो, किसी भी सोर्स से पैसे आए यहाँ शो करेंगे, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो चाहे रेवेन्यू रिसीट हो। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में पहले बताया गया है, फिर बता देंगे। और ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस CD, ये एंड होता है बैलेंस CD से, कितना कैश और बैंक लास्ट में 31 मार्च को क्लोजिंग डेट को है, ये है। तो अब हम
रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्योंकि दोनों तरह के होते हैं आइटम, लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा। कैपिटल नेचर का जो होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल नेचर की जो रिसीट होंगी, और जो रेवेन्यू रिसीट होंगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। उसी तरह से ये पेमेंट है तो पेमेंट रेवेन्यू नेचर का पेमेंट जितने हैं वो सब दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड एक्सपेंसेस में। और जो कैपिटल नेचर के जो पेमेंट होंगे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होंगे वो हम बैलेंस शीट में असेट में शो करेंगे। और इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता क्योंकि ये कैश बुक का समरी है, तो इसमें जो पैसे जो कैश में रिसीव होंगे ये कैश बेसिस पे बनता है, वही शो करेंगे। नॉन कैश आइटम इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इतनी बातें हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में हमेशा याद रखना पड़ेगा। और क्योंकि रिसीट पेमेंट के बेस पे ही यही इसमें जो आइटम है उससे में से कुछ आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कुछ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम रिसीट पेमेंट अकाउंट समझ गए तो इस चैप्टर का काफ़ी 70% 75% हम समझ जाएंगे। तो हम बात करते हैं, एक एक आइटम की बात करते हैं। वो क्या क्या है। जैसे पहला है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये रिसीट नहीं, ये तो इधर रिसीट आता है। तो रिसीट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा कि जब अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को सुबह जब ऑफिस खुला तो कितना कैश था या बैंक बैलेंस कितना था। फिर सब्सक्रिप्शन है, अब एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है और ये मेंबर से मिलता है रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स अमाउंट मिलता है। वो फिक्स रहता है कि पर मेंबर कितना पैसा आएगा, पर एनम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, जो भी हो। फिर अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 19। तो करेंट ईयर हमारा क्या हुआ? 1920। तो 1920, ड्यूरिंग 1920 जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे 18-19 लिखा है यानी प्रीवियस ईयर लिखा है, ये करेंट ईयर लिखा है और ये नेक्स्ट ईयर है। तो 1920 में 1920 यानी करेंट ईयर का भी पैसा रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर का भी पैसा रिसीव हुआ। लेकिन प्रीवियस ईयर का पैसा करेंट ईयर में क्यों रिसीव होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, नहीं मिला रहा होगा, तो पिछले साल का पैसा यानी प्रीवियस ईयर का पैसे भी इस साल आके मिल सकते हैं। और करेंट ईयर का भी मिलेगा और कुछ अगले साल का पैसा है, नेक्स्ट ईयर का पैसा करेंट ईयर में रिसीव हो गया, मीन्स एडवांस रिसीव हो गया। तो रिसीट पेमेंट की खास बात है कि इसमें करेंट ईयर के दौरान जितना भी मिला वो शो करेंगे, चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो। करेंट ईयर में अगर रिसीव हुआ है तो इसमें आएगा। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का नहीं दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ करेंट ईयर के दिखाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में रिसीव हुआ तो भी और आउटस्टैंडिंग है तो भी करेंट ईयर का, ये डिफरेंस है, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद डोनेशन है। डोनेशन रिसीव होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डोनेशन मिलता रहता है पैसे। तो ये रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, ये भी रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहता है। डोनेशन भी रेगुलर मिलता रहता है एनपीओ में, इसलिए ये भी रेवेन्यू रिसीट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब एनपीओ है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? एनपीओ है तो एनपीओ में अगर सरप्लस पैसा, एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो लोग उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे पैसा कहीं से सेफ भी रहेगा, उससे इंटरेस्ट भी आता रहेगा और फिजूल खर्ची से बच जाएंगे, फालतू खर्चे से बच जाएंगे, तो इंटरेस्ट आती रहती है। तो इंटरेस्ट भी रेगुलर इंटरवल पे आता रहता है, हाफ ईयरली या एनुअली, इसलिए भी रेवेन्यू रिसीट है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र जाएगा ये।
लॉकर्स रेंट है। मेन इस चैप्टर में आपको यही करना है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स हैं उनको आपको पहचानना है कि कौन इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है और कौन बैलेंस शीट में दिखाना है। तो कौन सा इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है या बैलेंस शीट में दिखाना है, इसके लिए आपको उस आइटम को जानना पड़ेगा। फिर लॉकर्स रेंट है। लॉकर्स रेंट होता है जैसे कोई एनपीओ है, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को हेल्प करने के लिए है, मेंबर्स के लिए, तो उसमें लॉकर फैसिलिटी दिया जाता है मेंबर्स को, तो उसका रेंट लेंगे मेंबर से। ये जो आइटम यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे, ज़रूरी नहीं कि हर एक एनपीओ में ये सारे आइटम हों। जो कॉमन आइटम है एनपीओ के वो आपको बताया गया एग्जांपल के तौर पे। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जैसे स्कूल है न्यूज़पेपर आता है, लाइब्रेरी है न्यूज़पेपर आता है, और क्लब है आता है न्यूज़पेपर। तो पढ़ने के बाद तो ख़रीदेंगे न्यूज़पेपर, तब तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में पेमेंट करेंगे, ये है। लेकिन जब पुराना न्यूज़पेपर हो जाएगा तो क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, पैसे आ जाते हैं। तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो जमा होता रहता है, हम बेचते रहते हैं, महीना 2 महीना पर जमा हो जाता है, ढेर सारा सेल कर देते हैं, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेल ऑफ ग्रास है। एनपीओ है, मान लेते हैं कोई क्लब है, तो क्लब में लॉन होता है, लॉन में घास लगी होती है, तो घास बढ़ जाती है तो उसको कटवा देते हैं, तो उसको बेच दिए, तो उससे पैसे आ गए, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्रेडिट साइड में। फिर है इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कुछ हम एंटरटेनमेंट कराते हैं तो उससे जो टिकट वगैरह कलेक्ट से पैसे आते हैं उससे लेते हैं, वो है, ये भी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये भी रिकरिंग और रेगुलर नेचर का है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिसीट पेमेंट में तो सब ही आता है, जिसमें भी पैसे आएंगे तो सब इसमें आएगा। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कुछ ऐसे क्लब हैं जो चैरिटी शो कराते हैं, तो चैरिटी शो कराते हैं तो कुछ फंक्शन वगैरह, तो उसका भी टिकट रख देते हैं, जो लोग देखने आते हैं उनसे टिकट का पैसा लेते हैं, तो ये भी रेवेन्यू और रिकरिंग नेचर का रिसीट है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट साइड चला जाता है। कैंटीन, कुछ एनपीओ में कैंटीन होता है, चाय पानी नाश्ता मिलता रहता है, तो उससे पैसे आते हैं सेल करके, तो वो भी रेगुलर और रेवेन्यू नेचर का है, तो और रिसीट में तो आएगा ही, पैसे आ रहे हैं, फिर उसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। फिर है मिसलेनियस रिसीट। छोटे मोटे चीज़ें बेच के, जैसे न्यूज़पेपर बताया, और कोई छोटी मोटी रिसीट होता है पैसे का, उसका नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता लिखना, इसलिए मिसलेनियस लिख देते हैं। फिर है एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी। अब हमारा एनपीओ है तो नए नए मेंबर ज्वाइन करते रहते हैं, एडमिशन करते हैं, तो उनसे हम एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फ़ी लेते हैं, एडमिशन फ़ीस। तो एडमिशन फ़ीस हमको रिसीव होता है, एनपीओ में रिसीव होता है, तो रिसीट में तो आएगा ही, रिसीट पेमेंट की डेबिट तो आना ही आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये हमें देखना है कि इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो डिटेल तो आगे बताएंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि एंट्रेंस फ़ी इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में ले जाएंगे। रिसीट में तो आया, ये पैसे आए हैं। हाँ, कभी कभी इसको क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि इसको कैपिटलाइज करना है या कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है, तो फिर ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। तो कोई भी रिसीट हो, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, और कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो एंट्रेंस फ़ी के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कहाँ शो करना है, ऐसे शो करता थोड़ी है, ये तो हमें पता करना रहता है ना कहाँ शो करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में। लेकिन एंट्रेंस फ़ी के बारे में कभी कभी मेंशन कर देता है कि कैपिटलाइज करना है, कैपिटल रिसीट मानना है, तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी में। अदरवाइज़ कुछ मेंशन नहीं है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में हम शो कर देंगे, रिसीट में तो आता ही है। मैच फंड है, तो मैच फंड का, अच्छा यहाँ पे डोनेशन फॉर समथिंग, जैसे मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अच्छा डोनेशन यहाँ भी था, ये जनरल डोनेशन बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ डोनेशन लिखा है, ये नहीं लिखा किस काम के लिए, किस पर्पज़ से डोनेशन मिला, तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे।
लेकिन यहाँ लिख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर चैरिटी फंड, डोनेशन फॉर समथिंग, तो फिर ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, तो फिर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। जैसे मैच फंड है, वो भी इसी डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन का एग्जांपल है। मैच कराने के लिए हमको डोनेशन रिसीव हुआ कहीं से, ये सब रिसीट है। लेफ्ट हैंड साइड सारा रिसीट है, हम लोग रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सब रिसीट है। मैच फंड, हमको मैचेज ऑर्गेनाइज करने के लिए डोनेशन मिला, तो ये भी लायबिलिटी में शो करेंगे। जब तक खर्चा नहीं कर देंगे मैच पर पूरा, तब तक तो वो लायबिलिटी है। टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन मिला है, तो ये भी स्पेसिफिक डोनेशन है, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। जब तक हम टूर्नामेंट पे पूरा जितना पैसा मिला पूरा हम खर्च नहीं कर देंगे, तब तक ये लायबिलिटी है। फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? इनफैक्ट जो सब्सक्रिप्शन होता है वही अगर पूरे लाइफ टाइम का पैसा किसी से मिल जाता है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाता है। तो फिर ये लाइफ मेंबरशिप मीन्स क्या हुआ कि उस मेंबर से पूरे लाइफ का पैसा एक ही बार में इकट्ठा दे दिया, तो ये तो नॉन रिकरिंग हो गया, मैं बार बार नहीं आएगा, तो फिर ये कैपिटल रिसीट हो गया और ये लायबिलिटी में शो करेंगे बैलेंस शीट में। एंडाउमेंट फंड है। एंडाउमेंट फंड है कि एक गिफ्ट के रूप में या स्पेसिफिक फंड ये भी है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमको मिल जाता है डोनेशन, तो ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का है, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते हैं, ये भी कैपिटल रिसीट है। लेगेसी है। लेगेसी का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ का ही हम लोग पढ़े, एनपीओ का ही रिसीट पेमेंट है, ये मिला है पैसा अंडर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। कोई व्यक्ति अपने जीवन जीते जी वसीयत लिखा था हमारे एनपीओ को पैसा देने के लिए, तो उसके मरने के बाद उसके प्रॉपर्टी का जो भी पैसा उसने बोला था हमारे पास आ गया, तो ये भी नॉन रिकरिंग का है, बार बार नहीं मिलता, तो ये भी कैपिटल रिसीट है और बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी में शो करेंगे। फिर है सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट से मतलब है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अब जैसे फर्नीचर था पुराना पड़ा हुआ, सेल कर दिए, तो फर्नीचर फिक्स्ड असेट है, तो उससे पैसे आए, तो ये भी कैपिटल रिसीट है। तो अब तो असेट बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू उसमें कम हो जाएगा। ये वैसे तो कैपिटल रिसीट लायबिलिटी का आइटम होता है, जैसे ये कैपिटल रिसीट है लायबिलिटी, ये कैपिटल रिसीट है लायबिलिटी में शो करेंगे, 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 ये कैपिटल रिसीट है लायबिलिटी में शो करेंगे। इधर सब रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम में दिखाएंगे। तो ये भी कैपिटल रिसीट है लेकिन ये लायबिलिटी में नहीं जाएगा, ये असेट से माइनस हो जाएगा। लेकिन असेट से कितना माइनस होगा? इसकी बुक वैल्यू। यहाँ तो सेलिंग प्राइस है, जितना पैसा आएगा वो सेलिंग प्राइस होता है, तो यही रहेगा। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? तो बुक वैल्यू हम असेट से माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में असेट शो करते हैं, आप लोग किए 11th में, तो उसमें से माइनस कर देंगे बुक वैल्यू, और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में। ये स्पेशल आइटम है, थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर से बता देते हैं कि असेट का सेलिंग प्राइस यानी जितना पैसा मिला यही रहेगा रिसीट में, क्योंकि वो तो कैश में जाके ऐड हो जाता है। और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी वो बैलेंस शीट में एसेट से माइनस करेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। तो ये रिसीट साइड के जो आइटम कॉमन आइटम है जो अक्सर आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में बताया। अब हम पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में सैलरी है, तो सैलरी आप अच्छे से जानते हैं, 11th में आप सैलरी स्टाफ को पे करते हैं तो एक्सपेंस है। वैसे तो पेमेंट यहाँ लिखा ही है, इधर सारे पेमेंट ही है इधर। तो पेमेंट भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट के असेट में शो करेंगे। तो अब हम देखते हैं, एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं। सैलरी है, तो सैलरी क्या है? हम रेगुलर इंटरवल पे मंथली पे करते रहते हैं स्टाफ को, और
तो ये इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाएंगे। ऑनरेरियम है, ऑनरेरियम एक तरह का रेम्यूनरेशन है, मेहनताना हम देते हैं किसी को। जैसे कोई हमारा रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, हम कभी बुला लिए, कुछ काम करा लिए, तो उसको कुछ पैसे हम दे देते हैं उसको, तो ऑनरेरियम है। तो ये भी एनपीओ के लिए रेगुलर ही है ये, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी आपके नया आइटम नहीं है, आप 11 में पढ़े हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में हिसाब किताब लिखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्टेशनरी वगैरह का यूज होता है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की 2 बेसिक पहचान आपको जानना चाहिए। ऐसा जो रेगुलर होता है, यानी रिकरिंग, यानी बार बार होता रहता है, साल में कम से कम एक बार होगा ही। तो सैलरी तो मंथली होता है, स्टेशनरी भी खरीदते ही रहते हैं, पेन वगैरह, कॉपी वगैरह खरीदते रहते हैं, तो रेगुलर। और दूसरी पहचान होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, करेंट ईयर में ही बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा पेमेंट जो रिकरिंग हो, यानी बार बार करते हैं, और उसका बेनिफिट विद इन ईयर फिनिश हो जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाएंगे। रेट्स हैं, टैक्सेज है, ये भी रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस तो हर साल कराना ही पड़ता है, तो रिकरिंग यानी रेगुलर हो गया, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। टेलीफोन चार्जेज हैं, तो टेलीफोन का खर्च भी रेगुलर ही लगता है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। रिसीट पेमेंट में तो सारे आइटम आते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब आएगा पेमेंट साइड, पैसा हम जितना भी दिए हैं। बस हमको करना क्या है, ये पहचानना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट के एसेट में शो करेंगे। तो पोस्टेज एंड कुरियर है, पोस्टेज मीन्स लेटर वगैरह भेजने का जो खर्चा होता है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, इसका बेनिफिट विद इन ईयर फिनिश हो जाता है, और रेगुलर पे होता ही रहता है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। रेंट है, रेंट भी मंथली देते हैं, तो ये भी रेगुलर है, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं ऑफिस में, अपने एनपीओ में, तो उसका बिल आता है, उसका हम पेमेंट करते हैं, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैच एक्सपेंसेस, अब जैसे कोई स्कूल्स हैं तो मैचेज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक्सपेंसेज होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स क्लब है तब तो रेगुलर मैचेज होते ही रहते हैं, तो ये भी रेगुलर यानी रिकरिंग नेचर का है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा। लेकिन अगर मैच कराने के लिए अलग से पैसे मिले थे, जैसे यहाँ है मैच फंड, तो मैच फंड लायबिलिटी में जाता है, तो अगर मैच फंड है तो उसी में से इसको लेस कर देंगे मैच एक्सपेंस को। अगर नहीं है मैच फंड तो फिर इसको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। सेम कंसेप्ट है टूर्नामेंट के लिए भी। तो प्राइजेज अवार्डेड है, प्राइज वगैरह देते रहते हैं, अब स्पोर्ट्स क्लब है तो प्राइज भी देते हैं, तो ये भी रेगुलर इंटरवल है। अब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो चैरिटी के एक्सपेंसेस भी करता रहता है, तो रेगुलर यानी रिकरिंग मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाएंगे। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब जैसे स्कूल है या स्पोर्ट्स क्लब है या और एंटरटेनमेंट क्लब है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल, इस मटेरियल है यहाँ ध्यान देना है, मतलब जैसे बॉल हो गई, शटल कॉक वगैरह हो गया, तो वो भी रेगुलर खर्चा होता ही रहता है। अब बॉल आएगा तो कितना चलेगा, थोड़े दिन चलेगा, विद इन ईयर फिनिश हो जाता है, तो वो भी एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट दिखाएंगे। हाँ, अगर इसका स्टॉक बच गया तो असेट है, मतलब जैसे हमने मान लीजिए कि 10,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदे, यहाँ मटेरियल का मतलब है जो विद इन ईयर ख़त्म हो जाता है, तो उसमें से 2,000 का बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो 8,000 इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, 2,000 दिखा देंगे 2,000 बैलेंस शीट में असेट में, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर काम आएगा, इसलिए असेट। तो बहुत सिंपल से हमको है, जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट विद इन ईयर एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में,
और जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा वो असेट में। तो न्यूज़पेपर एंड पीरियाडिकल है। न्यूज़पेपर तो हमारा क्या है, एक दिन में ही उसकी वैल्यू यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर आया उसको पढ़े, एक दिन बाद उसको कोई पूछता नहीं है, तो वो एक्सपेंस हो गया, कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर उसको पुराना हो गया, कबाड़ में बेचोगे कबाड़ी को, तो उससे तो पैसा आएगा, तो दिखाई है यहाँ पे न्यूज़पेपर इनकम में, जो ख़रीदे वो एक्सपेंस हो गया। पीरियोडिकल्स बोलते हैं जिसे मैगजीन्स वगैरह आती हैं, 15-15 दिन पे, महीने महीने पे आता है, वीकली आता है, तो ये है क्या। फर्नीचर है, ये असेट है, क्योंकि फर्नीचर हम जो परचेज किए तो वो आगे भी काम आएगा, 1 साल में ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ से अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, असेट में। ये नया वर्ड नहीं है फर्नीचर, पहले भी आप 11th में दिखा चुके हो, फर्नीचर असेट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल था और यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। मटेरियल है यानी वो साल के अंदर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट में दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटा के। लेकिन ये इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं मतलब वो काफ़ी टाइम चलता है, जैसे बिलियर्ड टेबल है, काफ़ी साल चलता है। तो इस तरह के इक्विपमेंट जो होते हैं वो जो बहुत साल चलते हैं, तो इसलिए वो असेट में होता है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, एनपीओ में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो फालतू रख के क्या करेंगे, तो कहीं इन्वेस्ट कर देने से हमारा क्या होता है कि पैसे सुरक्षित रहते हैं और उससे इनकम भी आ जाती है। तो ये इसका तो पैसा बाद में वापस मिल जाता है, इसलिए असेट है। इन्वेस्ट हम कहीं करेंगे तो बाद में उसको हम इन्वेस्टमेंट बेच करके पैसा वापस आ जाता है, इसीलिए असेट है। जैसे फर्नीचर असेट क्यों है, क्योंकि फर्नीचर आगे बहुत साल तक काम आएगा, हम चाहेंगे तो बेच के पैसे वापस आ जाएंगे, इसलिए वो असेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट भी असेट है। गवर्नमेंट बॉन्ड, ये इन्वेस्टमेंट का ही एक टाइप है, एग्जाम्पल है गवर्नमेंट बॉन्ड। और फिक्स डिपॉजिट है, बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट पैसे, जैसे कुछ एक पैसा है एनपीओ में, हम बैंक में एफडी कर दिए, मतलब फिक्स टाइम के लिए, टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, 3 साल के लिए जमा कर दिए, तो वो पैसे भी हमारे वापस आ जाएंगे, इसलिए असेट है। तो इनका पेमेंट साइड में क्या है कि जितने भी पेमेंट हैं या तो वो एक्सपेंस में शो करेंगे या तो असेट में शो करेंगे। तो जिसका बेनिफिट विद इन ईयर फिनिश हो जाए वो एक्सपेंस है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट में, और जिसका बेनिफिट आगे मिलेगा फ्यूचर में वो असेट में है, शो करते हैं। तो बुक्स है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह है तो बुक्स आती हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स आती हैं, तो बुक्स तो कई साल चलती हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट में शो करेंगे। बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, बहुत साल चलता है, तो असेट में शो करेंगे। फिर ये तो बैलेंस है, कैश बैंक, कैश बैंक भी असेट में ही जाता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो ये रिसीट पेमेंट में जितने भी आइटम हैं आपको सबके मीनिंग जाननी पड़ेगी, और ये जानना पड़ेगा कि कौन रेवेन्यू नेचर का है, कौन कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का है तो हम पहचान के हमें इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीट है, मीन्स कैपिटल नेचर का आइटम है, तो वो बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये कुछ कॉमन आइटम हैं जो एनपीओ में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस इतने ही आइटम मिलेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम जो आपके बुक में मिलेंगे वो सब आ जाए। और कुछ ऐसे भी आइटम मिलेंगे जो आप पहले से जानते हैं, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना चुके हैं 11th में, तो उसके बारे में तो आपको पहले से पता है। हाँ, कुछ अलग आइटम है एनपीओ के, तो मैंने कोशिश की सारे आइटम लगभग आ गए, कुछ अलग भी मिल सकता है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन कैपिटल नेचर का है, कौन रेवेन्यू नेचर का है। फिर से बता रहा हूँ, बार बार ये बात बता रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो ये है रिसीट पेमेंट अकाउंट, इसका मैंने मीनिंग बता दिया, इसका फीचर बता दिया, कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं। उस आइटम में से मैंने बताया था कि दोनों नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट, और रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर। तो उनको पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानना पड़ेगा वो भी मैंने बताया।
अगर रिकरिंग है, रेगुलर है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो रेवेन्यू नेचर का है यानी इनकम एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग है, लॉन्ग टर्म है तो वो कैपिटल नेचर का है यानी बैलेंस शीट। तो ये सारे आइटम की आपको मीनिंग जाननी पड़ेगी, क्योंकि बिना मीनिंग के आप नहीं पहचान सकते कि कौन रेवेन्यू नेचर का है, कौन कैपिटल नेचर का है। तो हमें बहुत ज़रूरी है जानना ये। तो इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, सारे आइटम को मीनिंग जाननी पड़ेगी। तो ये रहा आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट। इसको अच्छे समझ गए तो आपका 75% ये चैप्टर आपको आ जाएगा। 75% अगर इसके सारे आइटम के मीनिंग समझ गए, उसका नेचर समझ गए, नेचर मीन्स कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर, तो ये आपका 70% ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा इतने से ही। तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा मीनिंग के साथ।